यहाँ पे हम बात करने वाले कुछ नए डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले AMCA को लेकर बात कर लेंगे। तो जो इसके लिए सभी टेक्नोलॉजी है वो बन चुकी है, डेवलप हो चुकी है, जिनके जो टॉट है ट्रांसफ़र है वो इंडस्ट्री को की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे जो 2 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र की गई है BHEL को। हम सभी जानते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी AMCA में जा रहे हैं वो तेजस Mark II से आए हैं, LCA Mark II से आए हैं। तो इन दोनों में जो टेक्नोलॉजी है वो कॉमन है। प्राइमरली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में, जो कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, LCS है। ये एक क्रिटिकल पार्ट है इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम का, जो कि तेजस Mark II और जो 5th जनरेशन फाइटर M का दोनों के लिए है। हालांकि तेजस Mark I में Mark 1 में जो कूलिंग सिस्टम था वो भी BHEL ने डिलीवर किया है, लेकिन वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी वो उतनी रोबस्ट नहीं थी, क्योंकि कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट है स्पेशली Mark 1 और Mark 1 में वो उस पॉइंट पे नहीं है जहाँ पे तेजस Mark II और स्पेशली जो M का है वो रहेंगे। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हीट एक्सचेंजर की, जो कि ज़्यादातर जो 5th जनरेशन फाइटर है उनको वो 5th जनरेशन फाइटर बनाता है, क्योंकि इस तरह के जो एयरक्राफ्ट होंगे उनके जो अलग अलग कंपोनेंट है वो हीट जनरेट कर रहे होते हैं। अब वो चाहे ईसा रेडार हो, डिस्ट्रीब्यूटेड IR सेंसर्स हो, EW सिस्टम हो, या फिर जो हाई डेंसिटी प्रोसेसर्स हैं, सेंसर फ्यूजन है, उसकी वजह से भी हीट जनरेट होता है। जो भी वेपन बे है, इनक्लोज वेपन बे, वहाँ पे भी हीट जनरेशन होगा। और जो स्टेल्थ की कोटिंग है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, सो जो हीट सिग्नेचर है वो बढ़ने का खतरा होता है, तो आपको उसको कंट्रोल करना है। और इस तरह के जो सिस्टम है, इन्वायरमेंटल सिस्टम है, वो आपको स्टेल्थी नेचर देगा, ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करेगा, जिससे कि जो आपके सिस्टम के फेलियर है, कंपोनेंट के फेलियर है, वो ना हो। अगर कूलिंग पुअर रही तो जो आपके रेडार होंगे वो भी प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो ये क्रिटिकल एलिमेंट है। तो 2 जो कंपोनेंट है जो कि ऑलरेडी डेवलप कर लिए गए थे ADE के द्वारा, उसमें से जो पहला कंपोनेंट है वो कंबाइंड प्री कूलर और प्राइमरी HE है, हीट एक्सचेंजर है। बेसिकली ये क्या करेगा, पहले स्टेज पे ये हीट को रिमूव करेगा, मतलब ये इंजन के कंप्रेसर से जो हाई हॉट एयर है, ब्लीड एयर है, उसको लेगा और कूल करके उसको भेजेगा ACS लूप में, इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम के लूप में भेजेगा। और वो जो कूल्ड एयर है वो सभी कंपोनेंट से हीट लेके, मतलब जो सभी एवियोनिक्स है वहाँ से हीट लेके बाहर आएगा। तो जैसे काम करता है रेडिएटर, वैसे ही ये काम करने वाला है। हम सभी जानते हैं जो इंजन का ब्लीड एयर है वो एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके जो 400 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे वो एयर होती हैं। और जो CPP HE है वो क्या करेगा, वो इनको कूल करने के बाद HE के कोर में भेजेगा, एक्सचेंजर के कोर में। और इसको ठंडा करने के लिए जो रैम एयर होंगे आउटसाइड फ्लो पे, वो जो HE के फिन होंगे वहां से पास होंगे, और जो हीट ट्रांसफर है ब्लीड एयर का आउटसाइड एयर पे वो हो जाएगा, जिससे कि जो ब्लीड एयर है वो कूल हो जाएगी, लो टेम्परेचर की हो जाएगी। और ये होने के बाद आप इसको सिस्टम में भेजोगे, ECS में भेजोगे। तो ये इतना सिंपल नहीं है। कंप्रेशर से जो ब्लीड एयर है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल वाल्व है वो दिए गए होंगे। कंट्रोल वाल्व से जो एयर है वो दी जाएगी प्राइमरी HE को, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर को। और वहाँ पे ये जो ब्लीड एयर है इसके टेम्परेचर को कम किया जाएगा। कम करने के लिए जो एक एयर है, कोल्ड एयर, रैम एयर, वो आप इंजन के फैन से लोगे, और वो जो कोल्ड एयर है इस ब्लीड एयर को कूल करेगी, टेम्परेचर को लो करेगी। देन ये जो ब्लीड एयर है आगे पास ऑन होगी, जहाँ पे जो एक एयर साइकिल मशीन है वहाँ पे इसको और भी कंप्रेस किया जाएगा, ताकि जो प्रेशर है वो आप बढ़ा सको। जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो टेम्परेचर वो भी बढ़ेगा। देन इस टेम्परेचर को और कम करने के लिए एक और जो एक्सचेंजर है वो आप लगाओगे, और ये जो एक्सचेंजर है वो भी एक रैम एयर लेगा, और यहाँ पे भी जो टेम्परेचर वो आप कम करोगे। देन ये जो एयर है वो भेजी जाएगी टरबाइन के पास, और यहाँ पे जो प्रेशर टेम्परेचर है दोनों कम करके इसके बाद की जो एयर है वो वहाँ से वो आप वाटर को सेपरेट कर लोगे। काफी वो ह्यूमिड एयर होगी, और उसको सेपरेट करने के लिए जो एक और मॉड्यूल है जिसको कंबाइंड कंडेंसर लिक्विड एयर HE बोला गया है, यानी कि CCLHE। तो बेसिकली ये क्या करेगा, जो कूल्ड एयर है उसमें से जो मॉइस्चर है उनको कंडेंस करेगा, जो लिक्विड कूलिंग लूप है उसको मैनेज करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो कूलिंग होने जा रही है वो एवियोनिक्स कंपोनेंट की होने जा रही है, तो वहाँ पे कोई भी जो लिक्विड है वो अलाउड नहीं है। तो आप एयर से जो लिक्विड है वो हटाओगे, जिससे कि जो आइसिंग है और जो कंडेंसेशन डैमेज है वो आप प्रिवेंट करोगे। तो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के रूप में ये काम करेगा, मॉइस्चर मैनेजर के रूप में काम करेगा। और यहीं पे जो एयर है वो सभी कंपोनेंट के पास भेजा जाएगा। अब वो चाहे रेडार हो, दूसरे सेंसर्स हो, या फिर जो कॉकपिट है उसके टेम्परेचर का रेगुलेशन हो, तो वो सब चीज़ इसी एयर से होगी। सो जो ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर है वो इसकी वजह से प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगे। जो सेंसर फ्यूजन है वो इसकी वजह से प्रॉपर्ली काम करेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो मैनेज रहेगा, तभी जो सेंसर्स है सभी सेंसर्स है वो काम करेंगे। एमका के लिए क्रूशियल है, क्योंकि तेजस Mark I में जो रडार के लिए पावर थी वो लोअर थी कंपैरिजन में। जो कंप्यूटिंग हो रही थी, कंप्यूटिंग लोड था वो वैसा नहीं था। जो वेपन थे वो मोस्टली एक्सटर्नल थे, तो हीट जनरेशन वहाँ पे नहीं था, और थर्मल लोड था वो कम था। लेकिन AMCA में यही जो पावर है उत्तम ईसा Mark II, वहाँ पे जो हीट का जनरेशन है वो होगा। हालांकि आप इस्तेमाल करोगे गान मॉड्यूल का तो उस लेवल का हीट जनरेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो हीट का जनरेशन है, थर्मल सिग्नेचर है वो रहेगा, वो आप कम करोगे। वहाँ पे भी जो एक HE है उसको कूल करने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम वो दिया गया होगा, लेकिन उस हीट को भी लेने के लिए जो ECS का पार्ट रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर्स हैं वो वहाँ पर है, उन सब वो सभी हीट जनरेट करने वाले हैं। अगर जो थर्मल लोड है प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होते हैं तो जो रडार की रेंज है वो कम हो जाएगी, जो EW कैपेबिलिटी है वो ड्रॉप हो जाएगी, जो स्टेल्थ कोटिंग है प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। तो एक क्रूशियल एलिमेंट है जिनके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई थी और उनको ट्रांसफर कर दिया गया है BHEL को।